अस्सलामुअलैकुम। आज हम पर्शियन एम्पायर करेंगे, ठीक है। उसका 4th पार्ट करने जा रहे हैं हम। चलें स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट डिड डेरियस वन क्लेम अबाउट हिमसेल्फ? डेरियस वन ने अपने बारे में क्या क्लेम किया था? ये 6th रूलर था पर्शियन एम्पायर का। डेरियस वन, जिसने 521 BC से लेकर 486 BCE तक हुकूमत की। इसने बहुत कुछ लिखा था रॉक्स पे, कौन सी माउंट बेहिस्तू की रॉक्स पे, जो कि ईरान में मौजूद है। जो कोई भी उसके वहाँ से गुजरता था वो उसे पढ़ सकता था, और जब वो मरा उसके बाद भी हम उसे देख सकते थे कि उसने क्या लिखा हुआ है वहाँ पर। इस पर जो लिखा हुआ है उस पर डेरियस वन ने क्लेम किया कि कोई भी यहाँ पर आया, अगर वो उसका दोस्त बन के आया तो उसने उसकी हिफाजत की, और अगर वो उसकी एनिमी बन के आया तो उसने उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब यहाँ पर देखें, वॉज डेरियस वन एक्चुअली लाइक वॉट ही क्लेम? क्या डेरियस वन ऐसा ही था जैसा कि उसने क्लेम किया था? यहाँ पे कॉमन स्टैंडर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। डेरियस वन जो है वो डायनामिक और एम्बिशियस रूलर था। हालांकि साइरस ने जो है वो फाउंडेशन रखी थी पर्शियन एम्पायर की, लेकिन वो डेरियस ही था जिसने इसको स्ट्रेंथ किया, उसको और बढ़ाया और उसको 200 साल तक मज़ीद चलाया। इसने ऑर्गेनाइज करी एक सिंगल करेंसी पूरी एम्पायर, अपने पूरे एम्पायर में, और कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस करवाया इसकी गवर्नमेंट ने। डेरियस ने जो है स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर भी इंट्रोड्यूस कराए थे। इससे जो है उसे ट्रेड करने में आसानी हो गई थी, ठीक है। और इसकी एम्पायर क्या हो रही थी, बाय द टाइम जो है वो रिचर हो रही जा रही थी, ठीक है। यानी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा था, ठीक है। और उसने एरेमिक को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था ताकि आसानी से कम्युनिकेट कर सकें लोग आपस में। इसके अलावा उसने लोगों को रोका नहीं कि वो अपनी लैंग्वेज में चाहें तो बात कर सकते हैं। इसने कोई ऑब्जेक्शन उस बात पर नहीं किया था। चेक एंड बैलेंस, डेरियस वन वो था जिसने रोड सिस्टम को इम्प्रूव किया, ठीक है, और बनाया। रॉयल मैसेंजर सर्विस को भी इसने ही फॉर्म किया था, ठीक है। इसने अपने एम्पायर को 20 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। हर एक का सेट्रप था। सेट्रप मीन्स हर एक का अपना खुद का गवर्नर था, ठीक है। इसने हर एक गवर्नर को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस दी थी, लेकिन उसने हर प्रोविंस के लिए एक सेक्रेटरी भी रखा हुआ था जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, पॉलिसी की बनाता था वो। ट्रेजरर कौन था, जो टैक्सेस और मनी जमा करता था, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी। और तीसरा जनरल था जो फौजी दस्तों को कमांड करता था। ये सारे तीनों के तीनों जो है वो डायरेक्टली आंसरेबल थे किंग को। कौन? सेक्रेटरी, ट्रेजरर और जनरल, ठीक है। ये तीनों डायरेक्टली जवाब दे किसको थे? किंग को। लेकिन सेट्रप जवाब दे नहीं था। काउंसिल्स ऑफ ऑफिशियल्स बनाई गई थी जो कि अकाउंट्स को चेक करती थी हर प्रोविंसेस की, ताकि ये फाइंड आउट कर सके कहीं कोई करप्शन तो नहीं हो रही। रॉयल इंस्पेक्टर्स भी भेजे जाते थे ताकि मेजर कर सकें, चेक कर सकें स्टैंडर्ड्स को। इनको किंग का एयर्स कहा जाता था। मींस कि किंग जो है वो इनकी बात सुनता था। जो कुछ ही कहते थे इंस्पेक्टर्स, रॉयल इंस्पेक्टर्स, किंग उनकी बात ज़रूर सुनता था, उसे कंसिडर करता था, ठीक है। और जो चीज़ अनाउंस नहीं हुई होती थी उसको भी वो, और इस तरह जो सीक्रेट्स थे वो भी इसके पास होते थे। और वो अपनी जो है एनिमीज़ को भी वक्त पे पहले होने से वक्त पे अगर वो उस पर कोई अटैक करने वाला होता था तो उससे पहले वो फाइंड आउट कर लेते थे कि गवर्नमेंट के कौन लोग अगेंस्ट हैं, और फिर उसी वक्त ख़त्म कर देते थे, ठीक है। ये लोग बहुत कमांड करते थे और इनकी बहुत रिस्पेक्ट भी थी। यहाँ पे नीचे यही बताया गया है कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठे, ये इसको वक्त से पहले ही उसको ख़त्म कर देते थे, ठीक है। उसको बिल्कुल उनको पता चल जाता था फ़ौरन से ही कि क्या करने वाले हैं लोग, तो वहीं पर ही उस मसले को वो सॉर्ट आउट कर लेते थे। अ न्यू कैपिटल फेयर एंड रिस्पेक्ट। अच्छा, इसने जो है खुश करने के लिए डेरिन ने कंस्ट्रक्ट बनाया, एक ज़बरदस्त किस्म का नया कैपिटल बनाया। एक बिल्कुल ही रिमोट माउंटेन्स जहाँ कोई भी आबादी नहीं थी, वहीं पर उसने एक बिल्कुल सिटी आबाद कर दिया था ईरान के, और इसको इसने पर्सिपोलिस नाम दिया था। इसने मेंटेन किया था, बहुत वाज़े बनाया था। कोर्ट रिचुअल कहते हैं, एक रिलीजियस सेरेमनी इसने मुनक्किद की थी जहाँ विजिटर्स आते रहते थे और वो ऑफिशियल्स से मिलते थे। इसके बाद जो है वो उस काबिल होता था कि उसको किंग के पास ले जाया जाता था। अगर उसको किंग से मिलना है तो इन तमाम ऑफिशियल से उसको क्या करना होगा, मिलना पड़ेगा। इस बैरियर्स जो है की वजह से किंग जो है रिस्पेक्ट तो गेन कर रहा था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है कि इतने सारे लोग मिलने के बाद उससे उस किंग की उनकी मुलाकात हो सकी। यानी पहले ऑफिशियल से आप मिलो फिर आप किंग से मिल सकते हो, तो इससे जो है इसकी रिस्पेक्ट में तो इजाफा होता था। लेकिन एक गैप भी बहुत बड़ा आ गया था, क्योंकि लोगों को काफ़ी बात करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी डायरेक्टली टू किंग, ठीक है। किंग को वो अपने मसाइल बताने में जो है वो बहुत देर लग रही थी, इसलिए इनके दरमियान
क्या आ रहा था, बहुत ज़्यादा गैप आ गया था और किंग को जो है पता नहीं था कि असल में रियल मसला है क्या। अच्छा, डायरियस वन ने कंटिन्यू करी थी साइरस की पॉलिसी को, ठीक है। इसने ऑल दूसरे रीजन्स को भी क्या किया था, परमिशन दी थी कि वो चाहें तो अपने रीजन्स को फॉलो कर सकते हैं। उसने किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। हालांकि जो है साइरस की तरह डायरियस वन भी जो है वो ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन को फॉलो करता था, ठीक है। डायरियस वन ने भी जो है वो इजिप्शियन टेम्पल्स की रिस्टोरेशन करवाई थी, उन्हें दोबारा बनवाने के लिए पेमेंट की थी और उन्होंने उनकी जो स्टैचूज़ थे गॉड को उनको बनाने के लिए भी इसने पेमेंट करी थी इन लोगों को, ठीक है। लाइक अदर पर्शियन किंग्स ही अडॉप्टेड द लोकल टाइटल्स। जिस तरह पर्शियन किंग्स को फिरोरा यानी फिरौन का टाइटल दिया जाता था, इसने भी अपने लिए टाइटल बनाया, अपने किंग होने का टाइटल बनाया, ठीक है। ये इसने इसलिए किया था ताकि इसकी भी इम्पोर्टेंस, रिलीजियस सिग्निफिकेंस यानी रिलीजियस इम्पोर्टेंस इसकी भी बरकरार रहे, लोग इसे भी जाने पहचाने। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो डायरियस वन और दूसरे पर्शियन किंग ने प्रमोट किया था एग्रीकल्चर को और बहुत सारे इरीगेशन के प्रोजेक्ट्स लगाए थे ताकि वो वाटर कर सकें क्रॉप्स को पानी मिल सके। और उन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे नए क्रॉप्स मुख्तलिफ एरियाज़ में, उन एरियाज़ में जहाँ पहले क्रॉप्स ग्रो नहीं हो रही थी। फॉर एग्जांपल इन्होंने सेसमी सीड्स जो है इंट्रोड्यूस करे थे इजिप्ट के अंदर और राइस को उन्होंने मेसोपोटामिया में इंट्रोड्यूस करवाया था। इस तरह से इनकी प्रॉस्पेरिटी यानी वो लोग डेवलप कर रहे थे और उनको और ज़्यादा टैक्सेस मज़ीद मिल रहे थे। और 330 BC के आसपास पर्शियन किंग्स के अंदर तकरीबन 5500 टन ऑफ सिल्वर जमा हो गया था उनके ख़जाने में। हालांकि जो डायरियस का जो रीजन था उससे पहले वाले जो किंग्स थे उनका टैक्स रेट जो है वो मॉडरेट था, तकरीबन इनकम का 20% था, ठीक है। अब लोग काम बढ़ रहा था तो क्लर्क्स की और एडमिनिस्ट्रेटर की भी ज़रूरत थी, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही थी, लोगों को रोज़गार मिल रहा था। अब हम पढ़ेंगे वॉर के बारे में। ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है माउंट बेस्तू जो कि ईरान में मौजूद है, उससे कुछ लड़ाइयों के बारे में और रिबेलियंस के बारे में पता चलता है जो डायरियस ने लड़ी थी अपने एनिमीज़ को हराने के लिए। 560 BCE के आसपास डायरियस वन दाखिल हो गया था सेंट्रल एशिया में, ठीक है। वो कौन सी सिटी तक गया था, टेक्सिला सिटी तक, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। और 515 BCE के आसपास इसने इंडस वैली की ज़मीनों पर भी कब्जा कर लिया था, ठीक है। डायरियस वन ने एक सक्सेसफुल कैंपेन चलाई थी सीथियंस के खिलाफ सेंट्रल यूरोप में। उस वक्त जो है ग्रीस की अटेंशन इसके ऊपर नहीं गई थी कि ये कैंपेन चला रहा है, ठीक है। अच्छा, टू ट्राई मेक इन फ्यूचर काउंटर ईजियर टू एक्सेप्ट, वो ये सब कैंपेन इसलिए चला रहा था कि अगर वो ग्रीस पे कब्जा कर लेता है तो ग्रीस के लोग उसे एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो इसीलिए वो ये कैंपेन चला रहा था, ठीक है। डायरियस वन ने ग्रीस को लालच दी और उसने सर्विसेज भी दी इन लोगों को और उसने सपोर्ट हासिल कर ली कुछ ग्रीक सिटी स्टेट्स की, वो उसमें कामयाब हो गया था। लेकिन फिर भी पर्शियन एक्सपेंशन जो है ग्रीस के अंदर उसे बुरी तरीके से हारना पड़ा, उसे स्टॉप कर दिया ग्रीस लोगों ने, हेल्टेड कर दिया, ठीक है, इसको रोक दिया। और उसे कहाँ हराया, बैटल ऑफ मैथन में हराया 490 BC के पास, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। जज़ाकल्लाह। आप सबको ईद मुबारक।